1993 में एक फिल्म आई थी, नाम था बेवफा सनम। और उस फिल्म में सोनू निगम की आवाज का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। और ये गाना पटना से लेकर के दिल्ली तक ट्रेन में, बस में, ट्रक में, या यूं कहें कि पूरी हिंदी पट्टी में खूब गुनगुनाया गया। अभी भी लोग गुनगुनाते हैं। लेकिन ये गाना इस वक्त में, मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के खेमे में बड़ा जोर शोर से चल रहा है। नीतीश कुमार के खेमे में जितने भी मुस्लिम नेता हैं, उनके दिलों में इस वक्त में इसी गाने की धुन बज रही है कि नीतीश कुमार, तुमने अच्छा सिला दिया, आज तुमने ही हमारा घर लूट लिया। आज वक्त संशोधन के नाम पर जिस तरीके से तुमने मुसलमानों के साथ में गद्दारी की है, इसके बाद में क्या ही कहें। और बेवफा निकले नीतीश तो। और अब इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कल देर रात भी मैंने खबर बताई थी, पहला इस्तीफा हुआ था और उसके बाद में अब दूसरा बड़ा इस्तीफा हो गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव का इस्तीफा हो गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। महासचिव का मतलब आप समझते हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी महासचिव के पद पर है। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव वो महासचिव के पद पर है। तो महासचिव का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी के अंदर। और जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है। लेकिन ये कोई आखिरी खबर नहीं है। कल जब पहले इस्तीफे की खबर मैंने आपको बताई थी, तो उस वक्त में कहा था कि ये तो वानगी भर है और लोग इंतजार कर रहे थे। लोगों को पता था कि क्या होने वाला है, नेताओं को भी पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन सब कोई इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि शायद कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, शायद नीतीश कुमार थोड़ी बहुत अपनी ठसक दिखा पाए। लेकिन जैसे संजय झा और उनके साथ में ललन सिंह ने जो सरेंडर किया है लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद में तो चीजें बिल्कुल साफ हो गई कि नीतीश कुमार इस वक्त में बीजेपी के हाथों में पूरी तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खबर आप देखिए, ये आज तक की इस वक्त में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आई है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी। अब जेडीयू नेता मोहम्मद नवाज मलिक ने इस्तीफा दिया। आज तक ने ही इस खबर में लिखा है कि जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। जेडीयू नेता नवाज मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि मोहम्मद नवाज मलिक जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं। तो प्रदेश सचिव साहब जो है इस्तीफा दे रहे हैं। कई खबरों में इनको महासचिव भी बताया गया है। लेकिन खैर, अब आप छोड़िए, ये नाम पुराने होते चले जाएंगे, ये फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी और आप ये भी भूल जाएंगे कि पहले, सबसे पहले इस्तीफा किसने दिया था, क्योंकि लंबी फहरिस्त होने वाली है। और मुस्लिम नेता क्या वो वाकई अब पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच में जाने से कतराने लगेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। और क्या अब भारतीय जनता पार्टी के पास में, जेडीयू के पास में कोई डैमेज कंट्रोल का प्लान भी है, या पूरी तरह से नीतीश कुमार इस वक्त में बिखर चुके हैं और आरजेडी कहीं से भी इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं है या अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाह रही है? आरजेडी की तरफ से जबरदस्त तरीके से पलटवार किया जा रहा है। आरजेडी पूरी तरह से जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर आक्रामक है। और यह तस्वीर आप देखिए, यह पोस्टर लगा है जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का और यह पोस्टर लगा है आरजेडी के दफ्तर के बाहर। गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार दे करके ठगने वाले, ईद में टोपी पहन करके टोपी पहनाने वाले, वक्फ पर धोखा और एनआरसी पर भी यही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी, सब याद रखा जाएगा। तो ये पोस्टर जो है वो लगा है आरजेडी के दफ्तर के बाहर और इसी से आप समझ लीजिए कि आरजेडी इस मुद्दे पर किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर है। बिल पास हो गया है। लोकसभा में भी देर रात को 12:46 पर बिल पास हुआ था और अब राज्यसभा में कल देर रात 2:32 पर बिल पास हुआ। और बिल तो पास होना ही था, लेकिन बिल के बाद में जो होना है, क्या उसको भाजपा रोक पाएगी? क्या उसको नीतीश कुमार रोक पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। Honorable members,
Subject to correction. Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. Let the lobbies be cleared. Lobbies be opened. Let the lobbies be opened. कुल मिलाकर के मोदी और नीतीश कुमार ने, यानी यूं कहें कि नीतीश कुमार ने ही अपनी बैसाखियों के सहारे मोदी को यह जंग जितवा दी है। सरकार के पक्ष में 128 वोट पड़े और सरकार के खिलाफ, यानी इस बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े। पूरी तरह से स्थिति साफ है कि सरकार बहुत आसानी से इसको पास करवा ले गई और अभी कानून बनेगा, राष्ट्रपति के साइन हो और राष्ट्रपति भी साइन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब 3 किसान कानून आए थे उस वक्त में राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे, तो इस वक्त में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मुसलमानों के नाम पर वैसे भी इस देश में कौन कितना बोल सकता है, कौन कितना सड़क पर उतर सकता है, मुसलमानों के नाम पर कौन कितना मुखर हो सकता है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं बीते 10-12 सालों से। अब सवाल यही है कि क्या वाकई जिस तरीके की दलीलें, जिस तरीके के बयान संसद के अंदर विपक्षी नेताओं ने दिए हैं, क्या इसको अब मैदान में, सड़क पर, रैलियों में उसी तरीके से लाया जाएगा या वहां पर फिर सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात चलेगी? विपक्षी नेताओं को भी देखना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कल खड़े हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने खड़े होकर के कल बहुत कुछ कह दिया और सामने बैठे अमित शाह, जेपी नड्डा सब देखते रह गए। सामने सीट पर बैठे हुए थे जगदीप धनखड़ साहब और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक एक करके सरकार को वहां पर जबरदस्त तरीके से मात देने का काम किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजरों की बात करते हैं। हाँ, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। देखिए, विपक्ष अगर पूरी तरह से लामबंद है तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि सरकार अभी भी मजबूत है और सरकार पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि इसका डैमेज कंट्रोल भी किया जाए और काउंटर भी किया जाए। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार अब छुई मुई बनकर के घर में बैठ जाएंगे। विपक्ष को भी यह बात समझनी चाहिए। और मुसलमानों के मुद्दे पर तो बीजेपी वैसे ही अटैकिंग मोड में रहती। बीजेपी ये बात सोच करके चलती है कि मुसलमानों का मुद्दा है तो ना राहुल गांधी इसमें खुल करके बोल पाएंगे, ना कांग्रेस पार्टी इसमें खुल करके सड़कों पर उतर पाएगी। और मैं दोनों का अलग अलग नाम ले रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर के जैसे बोलते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता नहीं बोलते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग नाम करके यहां पर बोला है। और दूसरी बड़ी बात, आरजेडी वहां पर हमलावर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की उम्मीद भी है कि जितना ही हमला बोलेंगे उतना ही हम ध्रुवीकरण करेंगे, उतना ही हिंदू वोटों को एकजुट करेंगे। तो सवाल अब यह है कि कैसे विपक्ष इसका काउंटर करेगा और उसके बाद में फेक न्यूज की जो फैक्ट्री खुलने वाली है
उसको तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इस मामले पे जिस तरीके से अब फेक न्यूज झोला भर भर करके लोगों के पास में परोसी जाएगी कि इतने लाख करोड़ रुपए की जमीन मुसलमानों ने दबा रखी थी, इतने लाख करोड़ रुपए की जमीन वक्फ के नाम पर मुसलमानों ने दबा रखी थी, इस तरह के नैरेटिव आएंगे, बुलडोजर चलेगा, बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो आप अभी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो एक्शन देखेंगे, और बीजेपी इस बार गर्मी के अंदर जो तापमान दिखाने वाली है, गर्मी में पसीना छूटेगा। इस बार की गर्मी घर बैठने वाली नहीं है। इस बार की गर्मी बिहार के नेताओं के लिए खास तौर पर वो गर्मी सिर से गुजारने वाली है, और जो सिर से गर्मी को गुजारेगा हो सकता है कि वो ठंडक पा ले, और जो घर अभी 5 महीने बैठ जाएगा 5 साल तक फिर वो आराम से घर ही बैठा रहेगा, ये भी साफ है। तो विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष लामबंद है, और दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष वो पूरी तरह से इसका अटैकिंग प्लान तैयार करके बैठा हुआ है। और इसकी एक वानगी मैं आपको दिखाता हूं। राज्यसभा के अंदर ही किरण रिजिजू वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की 123 जगहों को वक्फ को दे दिया, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। रिजू जी कल भी बोले, आज भी बोले, 123 प्रॉपर्टीज को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारे के सारे 123 प्रॉपर्टीज आके या तो दरगाह है, या तो मस्जिद है, या तो कब्रिस्तान है, या तो ईदगाह है। ये झूठ है, ऑथेंटिकेट करो। तो ये फेक न्यूज अभी आनी शुरू हुई है, और फेक न्यूज अगर संसद में रखी जा रही है, राज्यसभा के पटल पर रखी जा रही है, तो फिर क्या ही कहा जाए। जबकि तथ्य यह है कि जिस 123 जगहों की बात यहां पर किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं, दरअसल 1911 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, उस वक्त में लुटियन जोन की 123 जगह थी। मुसलमानों की यहां पर लुटियन जोन में, जो आज दिल्ली का लुटियन जोन है, एक तरीके से सबसे महंगे इलाकों में से है। उस लुटियन जोन में जो मुसलमानों की संपत्ति थी वो छोड़ दी थी, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि जहां जहां पर हमारी मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। जो धार्मिक जगह हैं हमारी, वो जो की त्यों बरकरार रहनी चाहिए। ये 1911 में हुआ था, और उसके बाद में 1913 में मुसलमानों की इस बात को माना गया, और उसके बाद में लुटियन जोन के अंदर कुल मिलाकर के 123 छोटी बड़ी अलग अलग मस्जिदें, दरगाह वो लुटियन जोन के अंदर निकल करके सामने आई थी, और अंग्रेजों ने उसको छोड़ने का काम किया था। ये कांग्रेस पार्टी नहीं थी उस वक्त में, अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों का हुकूमत था। तो किस तरीके से नैरेटिव फैलाया जाएगा वो सबसे बड़ा सवाल है, और बीजेपी इसको पेश कर रही है उम्मीद के नाम पर। बीजेपी ने इस कानून का नाम जो है वो उम्मीद रखा है कि ये मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, उनके लिए एक सौगात लेकर के आ रहा है, क्योंकि इन्होंने सबने लूटने का काम किया था और मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कल जब खड़े हुए तो उन्होंने तथ्यों के साथ में सरकार के इस बात के, इस दावे की भी हवा निकाल दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सरकार लगातार साल दर साल माइनॉरिटी का बजट घटाते चली गई। वो बात अलग है कि यह सरकार ने क्या नौजवानों का बजट बढ़ाया है, क्या इस सरकार ने नौजवानों को रोजगार दिया है, किसानों को रोजगार दिया है जो माइनॉरिटी को ये दे देते। माइनॉरिटी तो वैसे भी आप जानते हैं कि सरकार की कितनी चहेती है या नहीं है। सुन लीजिए। आपके डिपार्टमेंट, माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट को आपने कितने पैसे अलॉटमेंट किया माइनॉरिटीज के लिए, और कितना खर्च किया, और ये इसके आधार पर अगर मैं कहूं और रखूं आपके पास, आपको भी ताजुब होगा। सर, एक 18,274 करोड़ रुपए इन्होंने अलोकेशन किया 5 साल, जिसमें 3,574 करोड़ खर्च नहीं हुए। ये इनका गरीबों के वास्ते जो उनका जो सोच है इससे मालूम होता है। और उसमें और भी बजट कम करते 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 गए।
टोटल 18,274 में 3,574 अनस्पेंट मनी। एक तो 4,700 से घटाते घटाते अब 2,608 करोड़ पे आए। क्या यही है आपका? माइनॉरिटी के साथ, गरीबों के साथ हम भलाई करेंगे? क्या भलाई? एक तरफ बजट काट रहे हो, दूसरे तरफ 250 बजट को आप खर्च नहीं कर रहे। तो ये दर्शाता है कि आप माइनॉरिटी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए या उनको एजुकेशन या हर तरीके की सहूलत देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, इससे ये मालूम होता है। और उनके जो 5, ये आपने पहले बजट में बताया था, तो 5 उनके स्कीम को बंद कर दिए। 5 स्कीम्स, एक मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिए, इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन को देने का लोन वो भी बंद कर दिए, फ्री कोचिंग को बंद कर दिए, सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स वो भी बंद कर दिए, उसके बाद स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसाज माइनॉरिटीज वो भी बंद कर दिए। ये सब स्कीम आप एक तरफ बंद कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए एक तरफ कहते। विपक्ष की तरफ से बार बार एक काउंटर किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आप मुसलमानों के अगर बोर्ड में दखल दे रहे हैं तो फिर आप राम मंदिर ट्रस्ट में भी दखल दीजिए, तब तो पता चलेगा कि वाकई आप सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों के अगर किसी मसले में घुस रहे हैं तो दूसरे मुद्दों में भी मुसलमानों को घुसाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुस्लिमों को तंग करने के लिए आप हर चीज में हाथ डाल रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में किसी मुस्लिम को लिया क्या? वहां तो आपने मेरे जैसे दलित हिंदू को भी नहीं लिया। और ये दुखती रग पर हाथ रखना शायद मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर और कौन कर सकता है। क्यों नॉन मुस्लिम्स को इसमें ला रहे हैं? क्या नहीं साहब, मैं पूछता हूं, तिरुपति में जो वहां पर ट्रस्ट है उसमें आप किसी मुस्लिम को डालते हैं? या राम मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को डालते हैं? मुस्लिम तो छोड़ो, मैं हिंदू हूं, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्टी में नहीं रखते हैं आप। किसी भी इतने मंदिर इतने ये है, किसी में भी शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए नहीं। इसीलिए तो मैं स्पेशल लिख के आपसे मांग, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता और 5 मिनट 2 मिनट बोलूंगा, खत्म कर। तो क्या, अरे भाई सर ये देखो, ये लखनऊ के है और इनके सब नेबर्स मुस्लिम है, कम से कम इन्हों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्हों तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो तहजीब का सबसे बड़ा वो रहता है सर ये। और अब क्या कर दिए कि मुसलमानों को निकाल दिए, नॉन मुस्लिम्स को डाल रहे। क्या यही चीज हिंदुओं के लिए करते हैं? क्या यही चीज सिखों के लिए करते हैं, जैन्स के लिए करते हैं? ये बुद्धिस्ट में आज वो डिवाइड कर दिए। अरे हर जगह की जो जिस फेथ में विश्वास रखते हैं उस फेथ के लोगों को ही वहां मेंबर बनाया जाता है। तो वहां पर क्यों बुद्ध गया में आज झगड़ा चल रहा है और बुद्ध गया में वो बौद्धिस्ट लोगों को आप वापस दो, ये कहना दुनिया के लोगों का है, सिर्फ इस देश के लोगों का नहीं है। जापान, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका ये सब बोलते हैं। तो वहां पर आप न्याय नहीं देते, सब दूसरी तरफ आप घुस रहे हो हर चीज में, और मुसलमानों को तंग करने के लिए हर चीज में आप हाथ डाल रहे हैं। और तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वुमन एटलीस्ट 2 पहले ही थे, अब आपने कौन सी ऐसी बहादुरी की या कौन सा ऐसा किया कि इसमें महिलाओं को हम 2 डालें? लेकिन वो भी क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स कुड बी सिग्निफिकेंटली हायर, पोटेंशियली इवन फॉर्मिंग द मेजॉरिटी।
तो ये चीजें जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है। इससे झगड़ा नहीं, इसमें देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, थैंक यू मिट्टी से फिर उठते हैं, थैंक यू सर, फिर ग्रो होते हैं, फिर आपको ही ये सुलझाना पड़ता है। और मैं अपने होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आप इसको विड्रॉ कर लिए। आप प्रेस्टीज इश्यू मत बनाओ। अगर गलतियां हैं तो सुधारने में क्या है, अगर ठीक नहीं है तो सही करने में क्या है। हमने इस देश का कानून बहुत दफा, इस देश का संविधान में अमेंडमेंट लाए हैं बहुत से, तो ये करना, विड्रॉ करना ठीक है। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबको आजादी दी है, इसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, दान दिए सो रख ले नहीं सकते। ये चीजें करना ये समाज के लिए ठीक नहीं। और जो शांति और सौहार्दता इस देश में है उसको आप कायम रखने की कोशिश करो, उसको छेड़ने की कोशिश मत। इसके बाद में संजय राउत, उन्होंने हमला बोला। संजय राउत ने जोरदार सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि दोनों सदनों में गरीब मुस्लिमों की बहुत चिंता हो रही है। बैरिस्टर जिन्ना ने भी मुस्लिमों की इतनी चिंता नहीं की थी। अब संजय राउत किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, किस अंदाज में वो अपनी बातों को बयां करने का काम करते हैं, किस तरीके से चुटेले अंदाज में चुटकी काटने का काम करते हैं, ये सब जानते हैं। और कल भी वो बाज नहीं आए इस बात से और बीजेपी को आईना दिखा दिया कि जितना आप मुसलमानों के लिए करने की बात कह रहे हैं, इतना काम तो जिन्ना ने भी नहीं किया। तो जिन्ना से भी आगे चली गई है क्या बीजेपी? दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। खैर, ये शेरो शायरी की बातें, ये तंज कसना, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन देखना ये है कि क्या केवल ये 2 दिन की पिक्चर बन करके खत्म हो जाएगी कि एक दिन आपने लोकसभा में खूब बोला, एक दिन आपने राज्यसभा में खूब बोला और मुसलमानों ने इस पर खूब तालियां पीटी। इसमें कोई शक नहीं है कि गरीबों के लिए काम होना चाहिए, और वो चाहे गरीब मुसलमान हो चाहे गरीब हिंदू हो, हर सरकार की प्राथमिकता गरीब होना ही चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई आपकी प्राथमिकता में गरीब हैं भी, या सिर्फ आपके एजेंडे में गरीब हैं और आप अपने एजेंडे के लिए गरीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी जिस तरीके से इस कानून में संशोधन कर रही है और उसके बाद में नया कानून बनेगा, क्या इसके बाद में वाकई इस देश में मुसलमानों की बहुत कायाकल्प हो जाएगा? उनकी एकदम से आप ये मानिए कि जो मुसलमान इस वक्त में हाशिए पर पड़ा हुआ है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है, और खुद जो है वो कल गृह मंत्री से और भाजपा के तमाम नेता वो लगातार कहते रहे कि 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। तो देखना यह रहेगा कि ये सरकार 12,000 करोड़ रुपए की कमाई वो कैसे करवाती है, या वाकई जिस तरीके से अलग अलग संपत्तियों को प्राइवेट करवाया गया, उसके बाद में मस्जिद, दरगाह, खानका, इनको भी प्राइवेट किया जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं और वक्त एक एक करके सबका पर्दा हटाएगा, एक एक करके सबको बेनकाब करेगा। अब राज्यसभा के अंदर बिल पास हो गया है, कानून बनेगा, लेकिन जमीन पर इसका असर क्या रहेगा, ये देखने वाली बात है। आप बताइए कि अपने आसपास या आप खुद
इस कानून को लेकर के क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई इससे मुसलमानों का कायापलट होगा या बीजेपी ने अपने एजेंडे के लिए एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने का एक नया राग छेड़ दिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।